मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप रात 9 बजे का लोकप्रिय टीवी शो जनहित देखना शुरू कर चुके हैं। अपने रिमोट को साइड में रख दें, क्योंकि अगले 1 घंटे तक आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बारे में जानना समझना एक जागरूक दर्शक होने के नाते बेहद जरूरी है। आज जनहित में बात बहुमत के उन महाबलियों की होगी जिन्होंने तमाम आशंकाओं को झुठलाते हुए वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दिया। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वो 4 चेहरे हैं जिनकी तरफ वक्फ बिल का विरोध करने वाले नेता अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन इन चारों ने बिल के विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सेकुलर सियासत का दावा करने वाले इन चेहरों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है? आज जनहित में इसी सवाल का जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश। इसी बीच लोकसभा से बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा की बारी है। दोपहर 1 बजे बिल पेश होने के बाद यहां पर चर्चा लगातार जारी है। बहस गर्मागर्म हो रही है। दोनों तरफ से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़े उसके पहले जल्दी से आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वह प्रॉपर्टी है। अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता तो कितना खतरा मंडरा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रखती वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया है। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। तो राज्यसभा में अब तक पूरे दिन क्या हुआ है उसकी एक छोटी सी झलक आपने देख ली। राज्यसभा में भी सरकार के पास बहुमत है। कुछ देर के बाद वहां पर वोटिंग हो जाएगी। तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं। वैसे सरकार के लिए अच्छी खबर यह भी सामने आई है कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने अपने 7 सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कहा है। वहीं एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी सदन में मौजूद नहीं है। शरद पवार अभी मुंबई में हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष के वोटों का अंतर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की स्थिति में पक्ष और विपक्ष के बीच 22 वोटों का अंतर है, यानी कि सरकार के लिए स्थिति बेहद मजबूत है। सदन में सत्ता पक्ष की ओर से कैसे विपक्ष पर बयानों के वार किए गए हैं, कैसे बीजेपी के बड़े वक्ताओं ने बिल के पक्ष में अपने तर्क पेश किए, विपक्ष पर निशाना साधा है, उससे आज करते हैं जनहित की शुरुआत। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। ये दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड आई विल टेल यू 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। किसने आपको संपत्ति दी, किसने आपको संपत्ति दान की, किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे,
जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। सत्ता पक्ष के चेहरों को आपने सुन लिया। सत्ता पक्ष के नेताओं को विपक्ष की तरफ से जवाब मिला है। सदन में कई मौके ऐसे आए जब खूब बवाल हुआ। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की। किन शब्दों के जरिए विपक्ष ने बयानों के बाण चलाए हैं, अब उसे देखिए। जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है, ये जो आज बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाए आज के बिल का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीज करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीज कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया। अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जारिया, चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए। और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी जबरदस्त आज चर्चा परिचर्चा देखने को मिली है और राज्यसभा में वोटिंग जैसे ही शुरू होगी, अब धीरे धीरे करीब वो समय भी आ रहा है, आपको लेकर चलेंगे। अभी बात आगे बढ़ते हुए कर लेते हैं लोकसभा की। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में जो बहुमत का गणित था उसमें काफी जोड़ घटाव किया जा रहा है। जो लोग बीजेपी के साथ ही सेकुलर नेताओं की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, सदन में उनकी संख्या को लेकर काफी रिसर्च किया जा रहा है। जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल पास कराने के जिम्मेदार ये 4 चेहरे हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, एलजेपीआर के चिराग पासवान और आरएलडी के जयंत चौधरी। भारतीय राजनीति में इन चेहरों को सेक्युलर राजनीति के लिए जाना जाता है। विचारधारा के नाम पर सियासी पलटबाजी के लिए चारों पार्टियां कुख्यात भी मानी जाती हैं। लोकसभा का अंक गणित कहता है कि कुल 520 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इनमें से सरकार के पक्ष में 288 वोट पड़े, विपक्ष में पड़े वोटों की संख्या 232 रही, यानी पक्ष विपक्ष का अंतर 56 वोटों का था। अब 4 सेकुलर नेताओं को इसके लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है उसे समझिए। बिल के पक्ष में जो वोट पड़े हैं उनमें टीडीपी के 16,
जेडीयू के 12, एलजेपीआर के 5, आरएलडी के 2 सांसदों ने वोट किया। इन चारों का जोड़ होता है 35 का। अब बिल का विरोध कर रहे लोग ये कह रहे हैं कि इन चारों का वोट अगर बिल के खिलाफ हो जाता तो विपक्ष की संख्या 232 प्लस 35 यानी कि 267 हो जाती। पक्ष में 288 माइनस 32 अगर आप कर दें तो उनका हो जाता 253 वोट और बिल पास नहीं हो पाता। यानी ये 4 दल बिल के खिलाफ खड़े हो जाते तो फिर 14 वोटों से बिल गिर जाता। इसी अंकगणित के सहारे बीजेपी के साथ वाले इन चारों सेकुलर नेताओं को घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के साथ इन्होंने धोखा किया है। इन चारों के बारे में ऐसा कहा क्यों जा रहा है, अब उसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा, अतीत के पन्नों को पलटना होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तो सियासत में पलटीबाज की मारो पीएचडी हासिल हो। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया तो खुद को सेकुलर बताने के लिए उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। बाद में लालू यादव से हाथ मिला लिया। एलजेपीआर की बात करें तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान इस पार्टी के संस्थापक रहे। 2002 में रामविलास केंद्र में मंत्री थे। गुजरात दंगों के नाम पर उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से। अब उन्हीं के बेटे चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते फिरते हैं। केंद्र में मंत्री और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह तो पलटने के लिए ही मशहूर थे। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ आना जाना उनका लगा रहा। जाट मुस्लिम राजनीति की बात जयंत करते रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश का साथ छोड़कर वो बीजेपी में के साथ आ गए थे। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या ही बताया आपको, कभी एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। 2018 में मोदी का साथ छोड़कर कांग्रेस के करीब चले गए। 2024 में फिर से बीजेपी के पास वापस लौट आए। मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत करते रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि टिक कर एक जगह राजनीति करना इन नेताओं और इन दलों ने सीखा नहीं है। अपनी सियासत के लिए खुद को बदलते रहे हैं, खुद को मुसलमानों का हिमायती भी करार देते रहे हैं। अब बारी बारी से एक एक चेहरे की पूरी केमिस्ट्री समझाते हैं। आखिर क्यों इन्होंने मोदी के लिए मुसलमानों से दूरी बनाना बेहतर समझा। शुरुआत नीतीश कुमार से। बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, जो कहती थी कि हम सेकुलर हैं, आज इन्होंने मुसलमानों के पीठ में जो है वो खंजर भोंकने का काम किया। में कोई दो राय नहीं है कि 20 साल के इतिहास में जितना माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया, मैं सच्चा सिपाही होने के नाते, जदयू का एक छोटा सा करकत्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ, इसे एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, जो हक बोलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई नाराजगी जरूर है कि बातें नहीं मानी गई। जदयू में अब देखिएगा भगदड़ में नीतीश कुमार जी कैसे मतलब सहमत बीमार हैं, उनको 2-4 लोग जो है अपने बस में कर लेते हैं, वरना नीतीश कुमार ऐसा फैसला नहीं ले सकते। बिल पेश हुआ है, पास हो गया। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए। एक मीटिंग बहुत जल्द होगी, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। जेडीयू तो एक्सपोज हो गई। जेडीयू के नेताओं के अंदर भारी नाराजगी है और भारी टूट होने वाली है जेडीयू में। जिस तरह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं तो जेडीयू को बचाना अब मुश्किल है। कोई कह रहा है कि नीतीश की सियासत का अंत हो गया है, किसी का कहना है कि नीतीश ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप दिया, कोई जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी कर रहा है। इतने कड़े बयान आ रहे हैं, इस तरह से नीतीश की भूमिका और भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले कल लोकसभा में जेडीयू के ललन सिंह ने जो बयान दिया उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है
कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में बिहार में जितना काम किया, भारतीय जनता पार्टी उसकी भागीदार रही। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से यह काम हुआ। आप कहां खड़े हैं? इस बयान ने बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम नेताओं की तमाम उम्मीदों को धराशायी कर दिया, जबकि पिछले हफ्ते पटना से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थीं, वो सस्पेंस को बढ़ा रही थीं। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था मानो नीतीश वक्फ के नाम पर पलटने की प्लानिंग कर रहे हैं। रमजान के आखिरी दिनों में नीतीश कुमार टोपी लगाकर हर इफ्तार में नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि इन तस्वीरों ने बीजेपी के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी नीतीश को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि नीतीश भारतीय राजनीति के वो नेता हैं जो कब क्या कर जाएंगे ये कोई नहीं जानता। कब वो पलट जाएंगे, कब वो नहीं पलटेंगे, इसकी सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। ऐसे में वक्फ बिल की चर्चा के बीच पिछले हफ्ते उनकी ये अलग अलग तस्वीरें चर्चा में रहीं, लेकिन कल उन्होंने तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया। वक्फ बिल पर मोदी के लिए मुसलमानों से दूरी बनाना बेहतर समझ लिया। जबकि यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक वक्त में मुस्लिमों का रहनुमा बनने के लिए बीजेपी से 17 साल पुराना अपना रिश्ता तोड़ लिया था। वो सवाल मुसलमानों का ही था जब नीतीश बीजेपी से दूर हो गए थे। वजह बनी थी ये तस्वीरें। साल था 2009 का लोकसभा चुनाव। लुधियाना में एनडीए की रैली थी। नीतीश कुमार ने बीजेपी से कह रखा था कि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। लुधियाना की उस ऐतिहासिक रैली में जब मंच पर मोदी ने नीतीश का हाथ उठाकर भीड़ के सामने अभिवादन किया तो मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। और ये तस्वीरें भारतीय राजनीति की कभी ना भूलने वाली तस्वीरों में से एक हो गई थीं। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए बिहार नहीं गए। 2010 में जब लुधियाना वाली तस्वीरें पटना के अखबारों में किसी बीजेपी के शुभचिंतक ने छपवाई तो नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के सम्मान में दिया भोज रद्द कर दिया था। नीतीश ने बीजेपी के साथ रहते हुए मोदी से दूरी बनाकर खुद को बड़े सेकुलर नेता के तौर पर स्थापित किया था। नतीजा हुआ कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। उस चुनाव में कुल 19 विधायक बिहार में जीते थे। इनमें जेडीयू से 7, बीजेपी से 1, आरजेडी से 7, कांग्रेस से 3, एलजेपी से 1 विधायक सदन पहुंचे थे। जेडीयू से इतने मुस्लिम विधायक उस समय के अलावा फिर कभी नहीं जीत पाए। तब माना गया कि मुस्लिमों के लिए नीतीश ने जो काम किए हैं उनकी सेकुलर छवि का नतीजा है कि उस पर पसमानदा मुसलमानों ने आंख बंद कर भरोसा किया। और इन्हीं मुस्लिमों का रहनुमा बनने की चाहत थी कि नीतीश कुमार ने 2013 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनते ही बीजेपी से 17 साल पुरानी अपनी दोस्ती को तिलांजलि दे दी। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। कभी आरजेडी के साथ तो कभी जदयू के साथ आना जाना लगा रहा। 2020 में जदयू से कोई मुस्लिम विधायक नहीं बन पाया। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों का वोट एनडीए को बहुत नहीं मिला था। पिछले साल किशनगंज में जदयू का एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार गया था। जदयू ने कहना शुरू किया कि मुस्लिम उन्हें वोट नहीं करते। 2020 के चुनाव में महज 5% मुसलमानों ने एनडीए को वोट किया था। नीतीश को इस बार मोदी और मुसलमान में से किसी एक को चुनना था। उन्होंने मोदी को चुनना बेहतर माना। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मोदी के वक्फ वीरों में अगला नाम है चिराग पासवान का। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। चिराग को राजनीति विरासत में मिली है। हालांकि इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी के समर्थन से ही की थी। चिराग पासवान की भूमिका आखिर क्यों उस तरह से बदली? नरेंद्र मोदी के हनुमान वो क्यों पूरी तरह से शिद्दत से बने रहे? पूरी खबर रखेंगे आपके सामने, लेकिन राज्यसभा का रुख करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूं कि पहले क्या था फॉर्मेशन, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया, ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने
कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ। कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि ये वक्त एक डोनेशन का, यानी दान का बिल है। ये कोई और तरीके से पैसे लाने के लिए या पैसे जमा करने के लिए नहीं है। ये जो दान देता है या कोई इसको डोनेट करता है, वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें ध्यान में रख के आप करने के बजाय इसको आपने अलग तरीके से इसको देखकर जो माइनॉरिटीज के हकूक है उस हकूक को छीनने की कोशिश एक तरफ किए हैं, और दूसरी तरफ अभी कई वक्ताओं ने उधर से जो भी बोलते हैं पसमिंदा उनको और महिलाओं को ठीक करने के लिए, भाई ठीक है, लेकिन मैं आपका ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है, यानी आपके डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को आपने कितने पैसे अलॉटमेंट किया माइनॉरिटीज के लिए और कितना खर्च किया, और ये इसके आधार पर अगर मैं कहूं और रखूं आपके। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दरअसल मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लेकर आया गया है। अपनी तमाम बातें भी वो रख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब वोटिंग की शुरुआत होगी आपको लेकर चलेंगे राज्यसभा। लेकिन वापस लौटते हुए आज के जनहित की अपनी कवर स्टोरी पर बात वक्फ वीरों की हम कर रहे थे। नीतीश कुमार की चर्चा विस्तार से हमने कर ली। अगला नाम चिराग पासवान, जिनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। राजनीति विरासत में मिली। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीजेपी को समर्थन देकर ही की थी, लेकिन चिराग के पिता रामविलास पासवान जब जीवित थे तब सेक्युलर राजनीति का ऐसा चेहरा बन चुके थे कि उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कहा जाने लगा था। कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ उनकी राजनीति की गाड़ी आगे बढ़ती रही। लेकिन 2 मुद्दों पर उनका मुस्लिम प्रेम दुनिया ने देखा। पहला मुस्लिम प्रेम दिखा साल 2002 में, जब गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर उन्होंने तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। दूसरा मुस्लिम प्रेम दिखा 2005 के फरवरी महीने में। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के हाथ में थी। मुस्लिम सीएम की मांग पर उन्होंने सरकार नहीं बनने दी थी। राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। बाद में पासवान की पूरी पार्टी ही टूट गई। 20 साल पुराना रामविलास पासवान का वो बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो उसमें उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है? जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए, और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना। काफी ज्यादा चर्चा हुई थी रामविलास पासवान के इस बयान की। आज जब वक्फ बिल को लेकर चिराग पासवान उनके बेटे को मुसलमानों का विलन बताया जा रहा है, तब वो पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, और जितनी जायज़ बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना। रामविलास पासवान का बेटा, उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया?
रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। 2014 में वो दूसरी बार एनडीए का हिस्सा बने थे। अब उनकी विरासत चिराग पासवान के हाथ में है। चिराग ने तीनों लोकसभा चुनाव बीजेपी के सहयोग से जीता है। अभी लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। अब सवाल यह है कि चिराग ने वक्त पर मुस्लिम संगठनों का साथ क्यों नहीं दिया। असल में चिराग पासवान अपने लिए बिहार की सियासत में एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है इसी कोशिश के तहत उन्होंने अपने आप को बदला भी है। पूजा पाठ से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। सार्वजनिक मंचों पर वो आस्था की बात करते दिखाई देते हैं। 2020 में वो बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का। हालांकि वजह उसके पीछे के नीतीश कुमार थे। बुरी तरह हारे थे, पार्टी तक टूट गई थी। अब वो मौजूदा स्थिति में बदलाव का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मंत्री की कुर्सी और सत्ता का सुख त्यागना बहुत कठिन होता है। शायद इसीलिए ही उन्होंने वक्फ बिल पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जयंत चौधरी की बात अब करेंगे। अभी पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत ने पाला बदला और इंडिया गठबंधन से बाहर निकलकर उन्होंने बीजेपी से नाता जोड़ा। 2023 में इंडिया गठबंधन की जो 2-3 बैठकें हुई, उन बैठकों में जयंत शामिल हुआ करते थे। लेकिन पिछले साल फरवरी महीने में जयंत ने बीजेपी से नाता जोड़ लिया। जयंत जब तक अखिलेश यादव के साथ थे, पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि जयंत जाट बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे पश्चिमी यूपी में 18% के आसपास जाटों की आबादी है। वहां के वो इकलौते सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी भी अच्छी खासी है। जब जब सामाजिक तनातनी की बातें आती हैं, तब तब जाट और मुसलमान ही आमने सामने होते हैं। लेकिन चौधरी परिवार इलाके में जाट मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। ये अलग बात है कि जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आने के बाद इस सियासी एकता में दरारें आ चुकी हैं। जयंत की पार्टी के 8 विधायकों में से 2 मुस्लिम हैं, लेकिन ये चुनाव तब जीते थे जब वो अखिलेश यादव के साथ थे। अब बीजेपी के साथ जाने के बाद जयंत केंद्र में मंत्री हैं। सियासी रिश्ते अखिलेश से बेहतर नहीं रहे। हाशिए पर जाने के बाद मेन स्ट्रीम में वापस आए हैं। ऐसे में उन्होंने इस मौके पर रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा। और अब बात चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, आखिर उन्होंने क्यों नहीं बिल का विरोध किया, क्यों उन्होंने वक्फ बिल पर मोदी सरकार का साथ दिया। इसका जवाब हमारी टीम जब तलाश रही थी, उस दौरान हमारी टीम को एक तस्वीर मिली। टीवी स्क्रीन पर अब वो तस्वीर आपके सामने है। 12 जून 2024 विजयवाड़ा में उस दिन चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ ले रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। इस दौरान दोनों की जो केमिस्ट्री दिखी, जिस अंदाज में मोदी और नायडू ने एक दूसरे को गले लगाया, वो इतना बताने के लिए काफी था कि दोनों की ये सियासी जोड़ी लंबी पारी खेलने वाली है। इसके बाद भी कई मौकों पर मोदी और नायडू की केमिस्ट्री देश देख चुका है। नायडू को भी पता है कि सियासी हाशिए पर जाने के बाद पिछले साल उन्हें संजीवनी मोदी के गठबंधन से ही मिली थी। राजनीति में सहूलियत के हिसाब से समीकरण बनते और बदलते रहते हैं। आज नायडू बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी सरकार की नीतियों को समर्थन दे रहे हैं। नायडू को पता है कि 2018 में उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा तो सियासी हश्र क्या हुआ था। तब नायडू कांग्रेस के साथ चले गए थे। आंध्र की सत्ता से बेदखल हुए। राष्ट्रीय राजनीति में भी बुरा हश्र हुआ था। 2014 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी टीडीपी 16 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग हुई तो 3 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 में फिर से बीजेपी के साथ सत्ता में आई तो 16 पर जा पहुंची। चंद्रबाबू को बीजेपी के करीब लाने में पवन कल्याण का भी बड़ा रोल माना जाता है। इस वक्त दक्षिण भारत में पवन कल्याण सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित हैं। माना यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं पवन की इस लोकप्रियता को देखते हुए भी हिंदू वोटों के बीच बने रहना चाहते हैं। पवन कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी भविष्य की आंधी देखते हैं, इस तरह का बयान आ चुका है। नायडू नहीं चाहते कि वक्फ बिल का विरोध करके भविष्य में उनकी ब्रांडिंग सिर्फ 7% मुसलमानों के नेता की ही रह जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नायडू और नीतीश की पार्टी ने वक्फ को लेकर जो सुझाव सरकार को दिए थे, उन सुझावों को भी सरकार ने मान लिया, तो फिर समर्थन ना करने का कोई भी कारण बनता नहीं दिख रहा था। ये तो बात हो गई उन चेहरों की जिनके ऊपर विपक्षी दलों की निगाह थी, लेकिन उनकी तमाम उम्मीदों को धराशायी करते हुए सरकार के साथ ये चेहरे मजबूती से डटे रहे। आगे बढ़ते हुए अब बात राहुल और प्रियंका पर वक्फ की शंका की करेंगे। वक्फ बिल पर 2 दिन की चर्चा में देश ने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बहुत मिस किया। इसमें 2 राय नहीं कि पीएम एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन ये भी कि उनकी व्यस्तताएं कहीं ज्यादा थीं। लेकिन कल से आज तक वक्फ बिल पर इस चर्चा ने देश ने 2 और लोगों का भाषण मिस किया।
एक तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जो कल चर्चा शुरू होते वक्त लोकसभा में ही थे, लेकिन वक्फ बिल पर कुछ नहीं बोले। वायनाड से सांसद बनने के बाद प्रियंका ने पहला भाषण संविधान पर दिया था, जिसे बहुत तारीफ मिली थी। लोग सोच कर बैठे थे कि कल प्रियंका भी बोलेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कल लोकसभा में दिखाई ही नहीं दी। हालांकि प्रियंका को लेकर कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने खबर दी है कि वो अपने किसी करीबी को देखने गई हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है, और इसके लिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले से ही सूचना दे दी थी। आप तो जानते ही हैं कि राजनीति एक सार्वजनिक जीवन है, और सार्वजनिक जीवन में जो लोग होते हैं उन पर सार्वजनिक चर्चाएं भी होती रहती हैं। चर्चा इस बात की है कि क्या प्रियंका गांधी जानबूझकर वक्फ बिल पर जो चर्चा हो रही थी उससे उन्होंने दूरी बना ली? क्या राहुल रणनीति के तहत वक्फ पर चर्चा में नहीं बोले? क्या राहुल प्रियंका पर वक्फ बिल के सीधे विरोध से बचने का दबाव था? क्या राहुल प्रियंका की खामोशी के पीछे केरल कांग्रेस का दबाव था? क्या यह चुप्पी केरल के ईसाई समुदाय के गुस्से से बचने के लिए थी? हालांकि कल रात लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने भी बयान दिया, जिसमें कांग्रेस का ही स्टैंड था कि वक्फ बिल मुस्लिमों के खिलाफ है, ये गैर जरूरी, सरकार ने मनमानी की है, विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया, वगैरह वगैरह। यानी कांग्रेस वक्फ बिल के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल की सुई बस वहीं पर अटकी है कि चर्चा में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले और प्रियंका गांधी क्यों गैर हाजिर थीं, और क्या वाकई इसका केरल की राजनीति और वहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े ईसाइयों से संबंध है? इन सवालों की इनसाइड स्टोरी पर आएंगे, पर उससे पहले आप लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के कल के 2 बयान सुने। केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा, केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस केरला, ये सब ने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी। केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वक्फ बिल के विरोध को लेकर अमित शाह और किरण रिजिजू ने यह कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट वक्फ बिल का विरोध तो कर रही हैं, लेकिन ये भी सोच लें कि केरल लौटकर उस ईसाई समुदाय को क्या जवाब देंगी, जो इस वक्त बिल के विरोध में नहीं खड़े बल्कि उनके पक्ष में खड़े हैं। केरल के एर्नाकुलम में वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की मनमानियों के खिलाफ ईसाई समुदाय की भूख हड़ताल को आज 173 दिन हो गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद मुनम्बम में इन लोगों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और आतिशबाजी भी की। वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस और राहुल प्रियंका के सामने केरल को लेकर क्या संकट है और क्या कंफ्यूजन है, ये भी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरा विवाद समझ लीजिए। 1902 में त्रावणकोर के राज परिवार ने 404 एकड़ जमीन पट्टे पर दी थी। 404 एकड़ जमीन पर हिंदू और ईसाई मछुआरों के परिवार रहा करते थे। 1948 में अब्दुल सथर मूसा के परिवार ने जमीन अपने नाम रजिस्टर करा ली। इस जमीन को फारूक कॉलेज प्रबंधन को सौंपने का फैसला कर लिया गया। 60 के दशक में कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कई साल तक केस कोर्ट में चलता रहा। 2009 में केरल सरकार के आयोग ने मुनम्बम की जमीन को वक्फ संपत्ति बता दिया। 2019 में वक्फ बोर्ड ने स्वतः संज्ञान लेकर इसे वक्फ संपत्ति घोषित भी कर दिया। और 404 एकड़ जमीन को लेकर ही मुनम्बम गांव के 604 परिवार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनमें 400 कैथोलिक ईसाई परिवार और 200 से ज्यादा पिछड़े वर्ग के हिंदू परिवार हैं। ये परिवार वक्फ बोर्ड के आगे कांग्रेस और लेफ्ट के एक तरह से सरेंडर कर देने से नाराज हैं, क्योंकि इस जमीन पर इनके घर ही नहीं चर्च भी हैं।
केरल में ईसाइयों की 2 बड़ी संस्थाओं ने इसे लेकर 2 दिन पहले लंबी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें अपील की गई थी कि वक्फ पर मोदी सरकार जो नया बिल ला रही है उसका विरोध नहीं किया जाए, बल्कि सारी पार्टियां समर्थन करें। और कल लोकसभा में बिल पास होने के बाद साइरो मालाबार चर्च ने इसका स्वागत किया, जश्न भी मनाया। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने कहा है कि पुराने वक्फ कानून के कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं थे। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल KCBC ने कहा कि केरल के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, ये देखना दर्दनाक था। सूत्रों की माने तो वक्फ बिल को लेकर केरल कांग्रेस ने विरोध के खतरे आलाकमान को पहले ही बता दिए थे। इसी के बाद ये रास्ता चुना गया कि पार्टी वक्फ बिल का विरोध करे, लेकिन विरोध की चर्चा में प्रियंका गांधी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे। यहां तक कि प्रियंका के सोशल मीडिया X अकाउंट पर भी वक्फ बिल पर उनकी राय नहीं दिखी। दूसरे मुद्दों पर उनकी पोस्ट थी, लेकिन वक्फ बिल पर नहीं रही। राहुल गांधी ने भी बिल पास होने के बाद विरोध में कुछ बयान दिया, लेकिन ज्यादा बोले नहीं, जबकि संसद में आज दूसरे मुद्दों पर वो बोले। वक्फ बिल को लेकर केरल में कांग्रेस कंफ्यूज थी। यह भी माना जा सकता है कि केरल में 26% मुसलमान हैं, जबकि 54% हिंदुओं और 18% ईसाइयों को मिलाकर वक्फ के विरोध का जोड़ 75% तक बन जाता है। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर इसी जनवरी में मुनम्बन जाकर भूख हड़ताल पर बैठे। ईसाई हिंदू परिवारों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की थी। वक्फ बोर्ड की मनमानियों को लेकर उनकी शिकायतें सुनी थी और सहमति जताई थी कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों और तौर तरीकों को देखा जाना चाहिए। तो क्या वक्फ बिल का विरोध करके वाकई कांग्रेस ने केरल में अपने लिए मुश्किलें पैदा कर ली हैं? क्या इसके साइड इफेक्ट वायनाड सांसद प्रियंका गांधी तक आएंगे? अभी से ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन घेरेबंदी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर की आज की पोस्ट में इसे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट के सभी सांसदों को वक्फ के विरोध पर घेरा है और इस पोस्टर में सबसे बड़ा चेहरा वायनाड सांसद प्रियंका गांधी का रखा है। ये भी खबरें हैं कि बीजेपी के नेता जल्द ही मुनम्बन जा सकते हैं और नया वक्फ कानून बन जाने के बाद केरल में पूरा कैडर गाजे बाजे से इसके प्रचार में उतर सकता है। कल जब आप सो रहे थे या फिर बहुत सारे लोग जगे भी हों, तब लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 12 बजे के बाद वक्फ बिल पर मतदान हुआ और रात के करीब 2 बजे के आसपास संसद के निचले सदन से बिल पास हुआ। बिल पर मतदान की प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान क्या क्या हुआ, कल आधी रात के बाद की पूरी पिक्चर आपको जरूर देखनी चाहिए। 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। हमारे लिए 12 नहीं बजा, ऑपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। घड़ी की सुइयां आधी रात का इशारा कर रही थी। वक्त रात के 12:05 का था। ठहाकों और टीका टिप्पणी के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरी लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की अपील की। हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है। रात के 12:06 पर सबसे पहले टीएमसी सांसद सौगत रॉय के संशोधन प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की राय पूछी तो बहुमत की ध्वनि ने इसे खारिज कर दिया। इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष ना वालों के संशोधन स्वीकृत। 1 मिनट बाद विधेयक पर विचार शुरू हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। शोर में बहुमत का जोर था, लेकिन विपक्ष ने डिवीजन यानी मतदान की मांग की तो स्पीकर ने फौरन इसकी प्रक्रिया शुरू कराई। लॉबी क्लियर कराई गई। महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सांसदों को मतदान के तरीके बताए। फिर 12:15 पर एक बार फिर स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पर सदन का विचार पूछा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय। स्पीकर ने निर्णय बोला ही था कि विपक्ष की तरफ से मतदान की मांग हुई, जिसे फौरन मंजूर करते हुए वोटिंग शुरू भी हो गई।
1 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नतीजा सामने था। पक्ष में 226 वोट पड़े और विपक्ष में 163, जबकि एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 12:18 का वक्त हो रहा था, तभी एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा देवी को उनके अध्यक्ष चिराग पासवान समेत सभी सांसद घेरे नजर आए। राजेश वर्मा कुछ समझा रहे थे तो चिराग पासवान, शांभवी चौधरी और अरुण भारती उनके पीछे खड़े थे। हुआ क्या वीणा देवी के मतदान में कोई गड़बड़ी हुई? समझ में आया नहीं, लेकिन हुआ तो कुछ जरूर था, इतना जरूर समझ में आया। बारह बजकर 33 मिनट से 34 मिनट के बीच सत्ता पक्ष की तरफ सबसे आगे की सीट पर बैठे 2 वरिष्ठ सांसद और मंत्री एक-एक कर उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। आवाज तो नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल समेत कुछ सांसद खड़े हुए और स्पीकर से कुछ कहते नजर आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विपक्षी सांसदों में बहस भी होती दिखी। इस बीच कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और फिर इमरान मसूद भी बाहर से सदन में आते दिखे, तो शायद सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। फिर 12:38 और 39 मिनट के करीब सत्ता पक्ष के दोनों सांसद अपनी सीट पर आकर बैठ भी गए। इसी बीच अचानक माइक ऑन हुआ और स्पीकर ने बोलना शुरू किया। माननीय सदस्यगण, मैं आपको फिर व्यवस्था दे दूं, कोई अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। विस्तार से लोकसभा स्पीकर की ओर से जानकारी दी गई और फिर काफी गहमा गहमी के बाद रात 1:45 बजे के आसपास बिल पास करा लिया गया। उसके बाद मणिपुर पर चर्चा की शुरुआत हो गई, जो रात के 3 बजे तक चली। चलिए आगे बढ़ते हुए देश की खबरों से निकलते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आप तक पहुंचाते हैं। कल देर रात जब संसद में वक्फ बिल पास हो रहा था, तब 7 समंदर पार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे थे। इस लिस्ट में भारत भी था। भारत पर अब अमेरिका 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी कि अब हमारे सामान अगर अमेरिका में बेचे जाएंगे तो उन्हें 27% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। ट्रंप ने कल जब ऐलान किया तब 26% की बात कही थी, आज 1% का उसमें संशोधन हुआ है। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And टैरिफ पर अमेरिका ने 10% की न्यूनतम सीमा रखी है, मतलब आप चाहें कुछ भी कर लें, 10% टैरिफ तो देना ही होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत के सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। टैरिफ बढ़ा तो हो सकता है हमारी कंपनियों के सामानों की डिमांड वहां पर कम हो जाए, जिससे कंपनियों को नुकसान होगा। इस फैसले से अमेरिका में भारत के कपड़े, इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और हमारी गाड़ियां महंगी होंगी। हालांकि भारतीय दवाइयां, कॉपर, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी सेक्टर के दाम वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। इससे पहले कि आपको लगे कि अब तो गजब हो गया, भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी, तो थोड़ा धैर्य रखें। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा भारत इससे फायदा उठा सकता है। अब वो कैसे होगा, ये 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो यह है कि टैरिफ सिर्फ हम पर नहीं बल्कि कई देशों पर लगा है। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो अमेरिका ने दूसरे नंबर वाले चीन पर 34% टैरिफ लगाया। तीसरे नंबर पर जर्मनी, वो यूरोपियन यूनियन में आता है, उस पर 20% टैरिफ। चौथे पर जापान, उस पर 20% टैक्स लगा दिया। 5वें पर हमारा देश भारत, हम पर 27% टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली सभी देश इस टैरिफ वाली जंग से प्रभावित होंगे। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ लगभग हर बड़े देश ने बयान दिया है। चीन, जापान और साउथ कोरिया के ट्रेड मिनिस्टर्स ने तो इसके लिए पहले से ही बैठक कर रखी थी, लेकिन भारत शांत है। भारत सरकार ने कहा है कि वो नजर बनाए हुए है, देखते हैं, बातचीत चल रही है। सरकार इस मुद्दे पर ज्यादा शोर शराबे से बच रही है, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। अभी भी हम ट्रेड के मामले में काफी अच्छी पोजीशन में हैं। माना जा रहा है जैसे रूस यूक्रेन जंग के दौरान हमने अमेरिका और रूस दोनों से ही अपनी दोस्ती निभाई, ऐसे ही बाजार के इस मुश्किल दौर में भी हम हीरो बनकर उभर सकते हैं।
जैसे रूस यूक्रेन जंग के वक्त पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी भारत ने अपना व्यापारिक फायदा किया, वैसे ही ट्रंप के टैरिफ वॉर से भी हम फायदा उठा सकते हैं। आज से 3 साल पहले जब जंग शुरू हुई तो पश्चिमी देशों ने रूस से बिजनेस बंद कर दिया था। तब भारत ने ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा कि दुनिया देखती रह गई। जंग के वक्त हमने रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा, वो भी बाजार से कई गुना कम दाम पर। इस बार ये संकट बम बारूद का नहीं, बिजनेस का है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार भी भारत इस मुश्किल स्थिति में अपना फायदा कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव एक्शन लिया अगेंस्ट इंडिया, उसने सबके खिलाफ लिया और उसमें पोजीशन इंडिया की बेटर है, और चाइना के मुकाबले तो इंडिया की पोजीशन काफी बेटर है। और इस एक्शन से चाइना का प्रोडक्ट जो इंडिया से सस्ता हो रहा था बिकॉज ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस एक्शन से कॉस्ट लेवल पे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न इंडिया के न चाइना के। और अब आज का जनहित मंत्र, समय सबसे ज्यादा कीमती है, उसे साध कर रखें, उसका सम्मान करें, क्योंकि अवसर उन्हीं के पास आते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। कहा भी जाता है समय बड़ा बलवान। तो आप अपने समय की इज्जत करें और समय के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।